Next topic of microwave electronics is abrupt p-n junction. So अब हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की इक्वेशन निकालेंगे फॉर अ abrupt p-n junction. So let us know what is abrupt p-n junction. जैसे हमने पहले लीनियरली ग्रेडेड p-n junction के बारे में देखा था कि अगर हम जो ग्राफ बनाते हैं लीनियरली ग्रेडेड p-n जंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो वो लीनियरली डिपेंड करता है. तो यहाँ पे हमने जब ग्राफ बनाया था तो कुछ ऐसा बनाया था, और ये जब ग्राफ बनाया था हमने कुछ ऐसा बनाया था और यहाँ से हमने ये ऐसे ले लिया था. तो ये कब था? जब हमारे पास लीनियरली ग्रेडेड p-n जंक्शन था और हमारे पास जो डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी, वो लीनियरली डिपेंड कर रही थी. लेकिन एब्रप्ट p-n जंक्शन के केस में एब्रप्ट p-n जंक्शन के केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो टाइप के एटम्स होते हैं. एक होता है एक्सेप्टर और एक होता है डोनर. सो जो एक्सेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सेप्टर जो आयंस होते हैं वो रहते हैं p टाइप में और डोनर रहते हैं n टाइप में. तो जनरली हम क्या करते हैं एब्रप्ट p-n जंक्शन में कि जो हमारे पास n टाइप ND होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, डोनर नंबर ऑफ़ एटम्स, हम इनको कर देते हैं कांस्टेंट, यानी कि इनको हम चेंज नहीं करते. ये जैसे रहते हैं ये वैसे ही रहते हैं, हम इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाते. लेकिन जो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं हम एक्सेप्टर एटम्स में चेंज करते हैं और हम नंबर ऑफ़ एक्सेप्टर एटम्स मेनली इंक्रीज़ कर देते हैं. हमारे पास जो यहाँ पे ये p-n जंक्शन होता है ये ऐसे p और n टाइप का, तो हम क्या करते हैं कि जो n a का वैल्यू है वो यहाँ इंक्रीज़ कर देते हैं और n d को हम क्या रख देते हैं? कांस्टेंट रख देते हैं. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन एब्रप्ट p-n जंक्शन. और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होता है अब लीनियरली डिपेंड नहीं करता. एब्रप्ट के केस में जो चार्ज डेंसिटी होता है वो लीनियरली डिपेंडेंसी नहीं शो करता है. सो बेसिकली इस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो है डराइव एन इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन एब्रप्ट p-n जंक्शन एंड हाउ इट इज़ बिहेव्स लाइक अ वेक्टर. और ये वेक्टर की तरह कैसे बिहेव करता है. हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था कि अगर वेक्टर की बात जब हम करते हैं तो वेक्टर में जो मेनली डिपेंडेंसी जो शो होती है वेक्टर के केस में वो रहती है c इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल की पावर -r. इस फॉर्म में अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एज अ वेक्टर काम करेगा, क्योंकि इस इन्वर्स पोटेंशियल रिलेशनशिप में क्या होता है, इन्वर्स पोटेंशियल रिलेशनशिप के केस में जो अपना कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू डिक्रीज़ होता है. मतलब जैसे पोटेंशियल हम इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होता है और ये एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है. In abrupt p-n junction, the doping ND of the ions in n material relatively constant. So हम ND को क्या रखते हैं abrupt के केस में constant रखते हैं up to the diffusion limit. The impurity Na changes in the p type. और p type के केस में जो Na है एक्सेप्टर आयंस उनको हम इंक्रीज़ कर देते हैं. द p रीजन विल हैव कंडक्टिविटी हायर देन द n रीजन. अब क्योंकि हमने Na इंक्रीज़ किया है सो जो p टाइप में जो कंडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द n टाइप. द रिजल्टेंट इम्प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन. और यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ हैं. वी अज्यूम फिक्स चार्ज डेंसिटी अंडर द रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लेते हैं कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका वैल्यू जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा. मीन्स अब वो कोई लीनियरली डिपेंडेंसी नहीं शो करेगा. यहाँ पे हमने ग्राफ देखा है जब हम p टाइप की बात करते हैं जहाँ पे Na का वैल्यू हमने इंक्रीज़ किया हुआ है तो कुछ ऐसे बना है और n टाइप में हमने ऐसे शो किया है. और जब हमने यहाँ पोटेंशियल और x के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखा तो हम जब रीजन 0 से d में जा रहे हैं, अब जो हमारे पास जो हम p-n जंक्शन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे p टाइप होंगे, यहाँ पे n टाइप होंगे और ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीशन लेयर 0 से d में वेरी कर रही होगी. सो 0 से d में हमने देखा कि जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 रहता है क्योंकि x पे कोई डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है. x पे डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है सो पोटेंशियल x तक यहाँ 0 से d तक बिल्कुल 0 रहता है हमारा पोटेंशियल. उसके बाद जब ये इस रीजन से आउट चला जाता है मीन्स जो हमारा डिप्लीशन रीजन है 0 से d उससे अगर बाहर चला जाता है तो फिर पोटेंशियल में राइज दिखता है. द कॉन्स्टेंट चार्ज डेंसिटी इज़ गिवन बाय. तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसे, हमने कहा है कि चार्ज डेंसिटी हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू जो है एन डी मीन्स डोनर एटम वो कांस्टेंट रखा हुआ है. सो चार्ज डेंसिटी ऑफ डोनर एटम इज इक्वल्स टू सिग्मा एन अपॉन म्यू एन.
ठीक है. Here mu is the mobility and sigma n shows the for the potential phi Poisson equation is given as. अगर हमारे पास phi पोटेंशियल है तो उसका Poisson इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, del स्क्वायर phi अपॉन del x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्साइलन फ्रॉम इक्वेशन 1. अब ये जो इक्वेशन 1 है इसका वैल्यू हम रो की जगह रख देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ गिवन एज del स्क्वायर phi अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एन माइनस सिग्मा एन म्यू एन एप्साइलन. ओके, माइनस सिग्मा एन म्यू एन एप्साइलन. हमने सिर्फ यहाँ पे जो है रो का वैल्यू यहाँ पे रख दिया इस जगह पे. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. अब इन दोनों साइड पे अगर हम इंटीग्रेट करें तो del phi अपॉन del x इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एन म्यू एन एप्साइलन x प्लस C1. ये हमें इन दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा. और C1 इज़ द कांस्टेंट. अगेन इंटीग्रेटिंग, इसे वापस से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फाई मिलेगा माइनस सिग्मा एन 2 म्यू एन एप्साइलन एक्स स्क्वायर प्लस C1x प्लस C2. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3. जब इस वैल्यू का हम वापस से इंटीग्रेट करेंगे सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1x प्लस C2. अब जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, यहाँ देखना. ये x पे क्या हो रहा है कि जो फाई का वैल्यू है वो हमें मिल रहा है 0 और ये भी 0 पे भी 0 है और फाई पे भी 0 है. सो x इक्वल्स टू 0 पे फाई का x 0 अगर है तो फाई का वैल्यू वैसे भी 0 ही चलेगा. और अगर फाई 0 है तो डी फाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0. फ्रॉम इक्वेशन 3. अगर हम अब यहाँ पे इक्वेशन 3 की बात करें, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. इस इक्वेशन पे देखिए और ये जो हमारे पास लिमिट है वो अगर हम यहाँ पे डालते हैं सो फाई 0 इज इक्वल्स टू एक्स भी 0 है तो ये 0 प्लस C1x तो दिस विल ऑल्सो 0 प्लस C2. सो C2 वी गेट 0. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर इसमें डी फाई बाई डी एक्स हमने रखा है 0, x विल बी 0 एंड प्लस C1. सो C1 विल बी 0. पुट वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 3. अब जो C1 और C2 का आपको वैल्यू मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे. सो वी गेट C1 भी 0 है और C2 भी 0 है. सो फाई इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एप्साइलन, 2 म्यू एन एप्साइलन. सो हमें ये इक्वेशन मिला है. ये क्या है, पोटेंशियल. अब पोटेंशियल हम बेसिकली कहाँ से ले रहे हैं, 0 से D में. सो इस रीजन को हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इज. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जंक्शन के अक्रॉस फाई ऑफ 0 माइनस फाई ऑफ डी. क्योंकि 0 से D पे चाह रहे हैं, आप चाहे तो फाई D माइनस फाई 0 भी कर सकते हैं. एक्चुअली ये वैल्यू जो है मॉड्यूलस में रहती है, नेगेटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी. सो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू था हमारे पास फाई का सिग्मा एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एन एप्साइलन एक्स 0 पे माइनस सिग्मा एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एन एप्साइलन एक्स इक्वल्स टू D. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, हमने बस यहाँ पे x की जगह 0 रखा है और x की जगह यहाँ पे d रख दिया है. सो 0 प्लस सिग्मा एन डी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एन एप्साइलन. सो दिस वैल्यू इज सिग्मा एन डी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एन एप्साइलन. इक्वेशन नंबर 5. अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द जंक्शन वी कैन राइट इज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल प्लस रिवर्स वोल्टेज. तो जो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है वो किसकी इक्वल होगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और जो नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसके सम के इक्वल होगा. सो फाई सी माइनस वी विल बी इक्वल्स टू दिस इक्वेशन नंबर 5 सिग्मा एन डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्साइलन म्यू एन. विच शोज़ दैट अगर हम यहाँ से D का वैल्यू निकालें तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2 एप्साइलन म्यू एन फाई सी माइनस वी अपॉन सिग्मा एन की पावर 1/2. दैट इज़ इक्वेशन नंबर 6. द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी. सो पर यूनिट एरिया पे टोटल चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 0 टू D और रो डी एक्स. अब हमने क्या कहा था कि जो रो है वो तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो रो तो कांस्टेंट है. सो रो हमने बाहर ले लिया है 0 से D और dx. सो वी विल गेट रो D. अब रो का वैल्यू हम रखेंगे तो सिग्मा एन अपॉन म्यू एन डी. स्टार्टिंग में यही कहा था ना कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा एन अपॉन म्यू एन होगा. आपने ये रिलेशन तो देखा ही होगा. कैसे लिखते हैं हम, सिग्मा एन इज इक्वल्स टू रो म्यू एन ऐसे लिखते हैं ना. एन भी आ जाता है पर अगर हम उसको नहीं लेते, कांस्टेंट लेते हैं तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं. Q इज इक्वल्स टू सिग्मा एन अपॉन म्यू एन और ब्रैकेट में आएगा 2 एप्साइलन म्यू एन फाई सी माइनस वी अपॉन सिग्मा एन और ये आएगा 1/2. D का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया चार्ज में.
इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे सिग्मा एन है, सिग्मा एन की पावर 1 है, यहाँ पे सिग्मा एन की पावर हाफ है। सो ये हाफ ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हाफ इक्वल्स ये हाफ हो जाएगा। इस रूट सिग्मा एन से ये कैंसिल होगा, सो ऊपर रूट सिग्मा एन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 है और ये पावर 1/2 है, सो इट विल बी म्यू एन 1/2। सो इसको हमने ऐसे रीअरेंज करके यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकाल लिया। जंक्शन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी फाई सी माइनस वी। सो ये वैल्यू आता है कैपेसिटेंस, हम ऐसे ही निकालते हैं, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। सो यहाँ पे डी अपॉन डी फाई सी माइनस वी लिख दिया और यहाँ पे क्यू का सारा वैल्यू लिख दिया। जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व किया, आप चाहें तो 2 एप्सिलॉन सिग्मा एन अपॉन म्यू एन की पावर 1/2 को डायरेक्टली भी बाहर ले सकते हैं। डायरेक्टली इस वैल्यू को भी बाहर हम कंसीडर कर सकते हैं, और हम अगर इसको पूरा एक ही वो कंसीडर करें, सो इट कैन बी ऑल्सो सॉल्व एज कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की पावर एन इट विल बी एक्स की पावर एन इज एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सो 1/2 2 एप्सिलॉन म्यू एन अपॉन सिग्मा एन अपॉन म्यू एन फाई सी माइनस वी की पावर 1/2, और ये आगे कॉन्स्टेंट है 2 एप्सिलॉन सिग्मा एन अपॉन म्यू एन, सो इट विल बी 2 एप्सिलॉन सिग्मा एन अपॉन म्यू एन। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन किया है हमने। जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है और ये 1 है, सो ये 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1/2। सो रिटर्न एज 2 एप्सिलॉन सिग्मा एन अपॉन म्यू एन फाई सी माइनस वी 1/2 और ये 1/2। दैट इज इक्वेशन नंबर 7। दिस इक्वेशन इज फॉर कैपेसिटेंस। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एन एब्रप्ट पी एन जंक्शन। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल है फाई सी माइनस वी की पावर -1/2 के, और हैंस इट बिहेव्स लाइक अ वेरेक्टर। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक वेरेक्टर की तरह, क्योंकि वेरेक्टर का कंडीशन यही था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्वर्स पावर होता है पोटेंशियल के। दैट्स ऑल फॉर एब्रप्ट पी एन जंक्शन।